इंडियन क्रिकेट ने अपने लगभग 90 सालों से इस सफर में कई कामयाबियां हासिल की, उतार चढ़ाव भी देखे और हर बार टीम को जोड़ कर रखा। किसने? कप्तान ने? नहीं। बोर्ड ने? नहीं। तो आखिर किसने? जवाब है कोचेस ने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का कोच कौन था? किसने पहली बार इंडियन टीम की कोचिंग का जिम्मा लिया? अब शायद आपको कपिल देव का नाम याद आ रहा है, लेकिन ये असल सच नहीं है। हालांकि 1980 तक ज्यादातर टीमों के पास सिर्फ कैप्टन होते थे या फिर कोई मैनेजर जिनका काम बस लॉजिस्टिक संभालना होता था, स्ट्रेटजी से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोच पहले भी हुआ करते थे। ये जान करके आपको हैरानी होगी कि भारत को पहला कोच 1971 में ही मिल गया था। इसके बाद कोच आते रहे, जाते रहे और इस सफर को 54 साल हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बता ही दिया जाए कि कौन कौन रहे हैं इंडियन क्रिकेट कोचिंग के सूत्रधार और कैसे उन्होंने टीम बनाई। जानेंगे आज के इस वीडियो में और आपको लेकर के चलेंगे एक सफर पर। पहले कोच तारापोर से मॉडर्न कोच रवि शास्त्री तक, जहाँ आपकी मुलाकात होगी इंडिया के तमाम कोचेस से, उनके स्टाइल से, उस दौर से जहाँ इंडिया ने अप्स भी देखे और डाउन्स भी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारटी। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, तब के दौर में जब क्रिकेट में कोई कोच ही नहीं हुआ करता था। हाँ, सही सुना आपने, कोच नहीं, ओनली मैनेजर। इसलिए तो 1983 वर्ल्ड कप टीम को मैनेजर मान सिंह ने ही कोच किया था। पर सवाल ये कि उसके बाद से अचानक से ये बदलाव क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट को समझ आया कि अब कोच की जरूरत है? इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है एक इंसान के विजन में, जिसका नाम है बॉब सिम्पसन। 1986 में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तब उन्हें कोच बनाया गया। ये अपॉइंटमेंट कोई आम फैसला नहीं था। यहीं से मॉडर्न क्रिकेट कोचिंग की शुरुआत हुई। सिम्पसन टीम में डिसिप्लिन लाए, फिटनेस को प्रायोरिटी बनाए और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग मेथड शुरू किए, जिसने एक स्ट्रगल कर रही ऑस्ट्रेलियन टीम को दुनिया की सबसे डोमिनेंट टीम में बदल दिया। उनके गाइडेंस में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 वर्ल्ड कप जीता, 1989 में इंग्लैंड में जाकर एशेज वापस जीता और 1995 में वेस्ट इंडीज जैसी इनविंसिबल टीम को हरा दिया। स्टीव वॉ, डीन जोन्स और आगे चल करके शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा, रकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी सब सिम्पसन की सिस्टम से निकले। रिजल्ट साफ था कि कोचिंग क्या काम करती है। लेकिन इंडिया का क्या? हमारी कहानी शुरू होती है 1971 से, जब इंडिया को मिला अपना पहला ऑफिशियल क्रिकेट कोच केकी तारापोर। अब केकी कोई टिपिकल कोच तो थे नहीं, वो 61 साल के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जिन्होंने 1948 में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला था। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने मैनेज किया उस इंडियन टीम को जिसने पहली बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों को उन्हीं के घर पर टेस्ट सीरीज में हराया। अब आप सोच के देखिए कि उस दौर में ये कितना बड़ा मोमेंट था। इंडिया एक यंग क्रिकेट नेशन था और पहली बार वर्ल्ड की टॉप टीमों को उन्हीं की सरजमी पर हराकर इतिहास रच रहा था। तारापोर ने इंडिया की कोचिंग स्ट्रक्चर की नींव रखी। भले उस वक्त कोच का रोल आज के जैसे टेक्टिकल मास्टरमाइंड वाला नहीं था, बल्कि ज्यादा मैनेजर टाइप था। इसके बाद दौर आया ट्रांजिशन का। तारापोर के बाद हेमू अधिकारी, गुलाब राय रामचंद और बाकी कई नाम आए। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ 1990s में अजीत वाडेकर के टाइम पर। 1992 से 1996 तक वाडेकर इंडिया के पहले ऐसे फुल टाइम कोच बने जिन्हें हम मॉडर्न सेंस में कोच कह सकते हैं। उनके अंडर इंडिया ने 1992 से 1994 के बीच लगातार 14 टेस्ट मैचों में अनबीटन रहने का रिकॉर्ड बनाया। ये दिखाने के लिए काफी था कि सही कोचिंग क्या कमाल कर सकती है। लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1999 में कोचिंग कैप पहनी कपिल देव ने। शुरुआत भी बढ़िया रही। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती और वहीं हैदराबाद में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर 331 रनों की पार्टनरशिप बनाई, जो आज भी ओडीआई का रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बाद किस्मत ने करवट ली। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से क्लीन स्वीप हो गया और फिर 12 साल बाद पहली बार इंडिया को होम टेस्ट सीरीज हार का सामना करना पड़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन कपिल देव का कोचिंग करियर खराब रिजल्ट से खत्म नहीं हुआ, बल्कि 2000 में मनोज प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि कपिल ने 1994 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें अंडर परफॉर्म करने के लिए रिश्वत ऑफर की थी और इसी के चलते 12 सितंबर 2000 को कपिल ने कोचिंग से इस्तीफा दे दिया और क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। यही क्राइसिस इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। तब एहसास हुआ कि अब बाहर से किसी नए अप्रोच की जरूरत है जो पुराने सिस्टम से अलग हो। इसके लिए साल 2000 में इंडिया ने पहली बार अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा एक विदेशी कोच के लिए खोले थे, जॉन राइट। अपॉइंटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल था। सबके मन में यही सवाल था कि कोई आउटसाइडर भला इंडियन क्रिकेट कल्चर को कैसे समझ पाएगा। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं था। राइट की फिलॉसफी बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। उस दौर में जहाँ कोचिंग का मतलब सख्त डिसिप्लिन और टाइट कंट्रोल माना जाता था, वहीं राइट ने खिलाड़ियों को आजादी दी। उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए ओपन डायलॉग शुरू किया, कम्युनिकेशन पर फोकस किया और सबसे बड़ी बात, मीडिया सर्कस से दूर रहे। उनके साथ जब सौरव गांगुली कप्तान बने
तब इंडिया ने वो हासिल किया जो पहले नामुमकिन लगता था। 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। राइट सिर्फ टेक्निक सिखाने नहीं आए थे, उन्होंने माइंडसेट बदल दिया। ये राइट ही थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को वीडियो एनालिसिस से इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन हर अच्छी कहानी का अंत आता है और 2005 में राइट के जाने के बाद शुरू हुआ इंडियन क्रिकेट का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। 2005 में मई के महीने में कोच बने ग्रेग चैपल। उम्मीदें आसमान पर थी। आखिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे, विनिंग कल्चर को जी करके आए थे। लेकिन आगे जो हुआ मास्टर क्लास था इस बात का कि कैसे कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग एक पूरी टीम को तोड़ सकती है। उनके लिए टर्निंग पॉइंट आया सौरव गांगुली के साथ। चैपल मानते थे कि गांगुली बहुत सेट हो चुके हैं और उन्हें हटाना जरूरी है। सितंबर 2005 में चैपल के आने के सिर्फ 4 महीने बाद गांगुली से कप्तानी छीन ली गई और बाद में टीम से भी बाहर कर दिया गया। बाकी अगर आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारे दूसरे चैनल क्रिक माइंड पर आ चुकी है। आप वहां पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे अननोन फैक्ट्स आपको वहां पर जानने को मिलेंगे। अब चैपल के बाद विदेशी कोच लेने में एक झिझक जरूर थी, लेकिन जॉन राइट के करियर को याद करते हुए मार्च 2008 में साउथ अफ्रीका से आए गैरी कर्स्टन ने एक टूटी हुई इंडियन टीम की कमान संभाली। कर्स्टन का तरीका साइंटिफिक भी था और इमोशनल भी। उन्होंने वीडियो एनालिसिस और हॉकाई जैसे टेक्नोलॉजी से डेटा बेस्ड स्ट्रेटजीज शुरू की। साथ ही में उन्होंने हर खिलाड़ी से पर्सनल लेवल पर रिलेशनशिप बनाई। वो समझते थे कि सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जैसे सुपरस्टार्स को कोच करने के लिए एक अलग टच चाहिए। उनका दौर सबसे बड़ा मोमेंट था जब इंडिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। लेकिन कर्स्टन की सक्सेस सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं थी। उन्होंने 2009 में भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया। 2009 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। न्यूजीलैंड को पहली बार उनके घर में वनडे सीरीज हराई। गैरी का विन रेट 59% था, जो उस दौर के हिसाब से कमाल का था। उन्होंने 144 में से भारत को 85 मैचेस जितवाए थे। तो आखिर कर्स्टन की खासियत थी क्या? इस पर उन्होंने खुद एक बार कहा था कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज वर्ल्ड कप जीतना नहीं था, बल्कि ईशांत शर्मा को मनाना था कि वो बैट और पैड पहनकर नेट्स में आए और इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में VVS लक्ष्मण के साथ मिलकर 48 गेंदें फेस करें ताकि इंडिया वो मैच जीत सके। यही उनकी डिटेल्स पर फोकस करने की आदत और हर खिलाड़ी की पोटेंशियल को देखने की क्षमता को दिखाता है। लेकिन 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद जब कर्स्टन हटे तो उनकी जगह आए जिम्बाब्वे से डंकन फ्लेचर। फ्लेचर की रेपुटेशन शानदार थी। उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट को 2000 के दौर में बदल दिया था और 18 साल बाद उन्हें एशेज जितवाया था। फ्लेचर का दौर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वो लाजवाब थे। उनके अंडर इंडिया ने लगातार 8 बायलैटरल सीरीज जीती और 2013 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी उठाई। वो चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल थी क्योंकि इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा। ये दिखाता था कि फ्लेचर की टैक्टिकल समझ कितनी शार्प थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट उनका कमजोर पक्ष बन गया। 2011-12 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर इंडिया को 4-0 से शर्मनाक हार मिली। यहाँ तक इंग्लैंड जब इंडिया आया तब भी उन्होंने 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली, जो इंडिया की जमीन पर बहुत रेयर होता है। 2013-14 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दौरे भी हार में खत्म हुए। 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा और वहीं फ्लेचर का सफर भी खत्म हो गया। भले ही उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और ODI में दबदबा दिलाया, लेकिन विदेशी टेस्ट में नाकामी उनकी विदाई की वजह बन गई। अब फ्लेचर के बाद किसी भी विदेशी कोच को हायर करना BCCI के लिए एक गैम्बल हो गया था। इसलिए उन्होंने फ्लेचर के जाने के बाद जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए रवि शास्त्री को टीम की कमान दी, जिनका कोचिंग सफर किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं था, जो कि 3 फेजेस में बटा हुआ था। पहले टीम डायरेक्टर 2014 से 2016 तक, फिर इंटरिम कोच और आखिरकार 2017 से 2021 तक हेड कोच। इतने लंबे वक्त तक किसी और ने टीम इंडिया को गाइड नहीं किया। पहले दौर में बतौर टीम डायरेक्टर इंडिया ने बढ़िया काम किया। 2015 वर्ल्ड कप और 2016 T20 वर्ल्ड कप दोनों में सेमीफाइनल तक पहुंचे। साथ ही नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग वापस पाई और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड ओवर्स बायलैटरल सीरीज भी जीती। शास्त्री 2017 में हेड कोच बनकर के लौटे। उनके अंडर इंडिया ने वो करके दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2018-19 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत और फिर 2020-21 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो भी लगातार दूसरी बार, जिसने शास्त्री की लेगेसी को पक्का कर दिया। विराट कोहली और शास्त्री का कॉम्बिनेशन कमाल का था। दोनों का एटीट्यूड आक्रामक, निडर और सामने वाले को बैकफुट पर डालने वाला। वैसे शास्त्री कोहली की जुगलबंदी पर हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अब आप ये वीडियो कितनी जल्दी देखना चाहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम वो वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। शास्त्री के टाइम पर इंडिया की पेस अटैक ने नए लेवल को छुआ। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बने, लेकिन एक बड़ी कमी भी रह गई। ICC ट्रॉफी 3 बड़े मौके आए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, लेकिन इंडिया हर बार हार गया। ये मार्क शास्त्री के पूरे सफर पर लगा रहा। जाहिर है उनकी कोचिंग फिलॉसफी सिंपल थी, अटैकिंग क्रिकेट और खिलाड़ियों को फुल सपोर्ट। इसी माहौल ने टीम को बिल्कुल बेफिक्र बनाकर बायलैटरल सीरीज में डोमिनेट कर दिया। बीच में हालांकि एक छोटा सा लेकिन यादगार दौर भी आया। अनिल कुंबले का जून 2016 में उन्हें कोच बनाया गया और बस 363 दिन में उनका कार्यकाल
खत्म हो गया। कुंबले के अंडर टेस्ट क्रिकेट में इंडिया शानदार रहा। 17 में से 12 मैच जीते, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हराया और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल तक पहुंचे, लेकिन वही पाकिस्तान से हार मिली। कप्तान विराट कोहली और कुंबले के बीच की खबरें यही आई कि कोहली को लगता था कि कुंबले का तरीका बहुत सख्त और डराने वाला है, खासकर यंग प्लेयर्स के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद कुंबले ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों सोचिए, 1971 में जब केकी तारापुर इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ गए थे तो उनके पास कोई सपोर्ट स्टाफ नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस 14 खिलाड़ी और उम्मीदें थी। आज इंडिया के पास दुनिया का सबसे प्रोफेशनल क्रिकेटिंग सेटअप है, दर्जनों सपोर्ट स्टाफ, एनालिटिक्स, फिटनेस ट्रेनर्स और वो विजन जिसने हमें दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम बना दिया है। अब इस पूरे सफर से हमने 3 बड़े सबक सीखे। पहला ये कि कल्चर की समझ सबसे अहम है। राइट और कर्स्टन सफल हुए क्योंकि उन्होंने इंडियन कल्चर को समझा और अपनाया। वहीं ग्रेग चैपल फेल हुए क्योंकि उन्होंने थोपने की कोशिश की। दूसरा ये, खिलाड़ियों से रिश्ते। राइट, कर्स्टन, शास्त्री ने खिलाड़ियों को इंसान की तरह समझा, सिर्फ क्रिकेटर की तरह नहीं। यही वजह है कि स्टार्स भी उनके सामने खुलकर खेल पाए। तरीका कि सही वक्त पर सही कोच। चैपल के तूफान के बाद कर्स्टन की शांति, कोहली का आक्रामक दौर में शास्त्री का जज्बा, और अगर गौर से देखो तो हर बड़े मोमेंट के पीछे एक कोच की छाप है। 1983 का कपिल देव और उनकी टीम, लेकिन पीछे थे पीआर मान सिंह जैसे मैनेजर। 2003 का फाइनल, राइट और गांगुली की साझेदारी। 2011 का वर्ल्ड कप, कर्स्टन की काम लीडरशिप। 2018 और 2021 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज, शास्त्री का एग्रेशन। तो दोस्तों, अंडरडॉग से पावर हाउस तक का यह सफर, यही है असली कहानी इंडियन क्रिकेट कोचिंग की, और ये कहानी आगे भी लिखी जाती रहेगी।